हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर। ये आखिरी टॉपिक होगा आपका जो सिलेबस है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने हमारे यूपीएससी के लिए जो इकोनॉमी कवर करनी है उसको दो पार्ट्स में हमने लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था, दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक होगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होगा आपका इंडियन इकोनॉमी। एक पोर्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी था, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम कर चुके हैं। एक्सटर्नल सेक्टर के साथ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन हो जाएगा और फिर हम इंडियन इकोनॉमी पे आएंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। ऑलराइट, तो ये लास्ट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को इन टोटलिटी पूरा अच्छे से समझना है। दिस इज चेरी ऑन टॉप। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज पे अटेंशन, प्लीज गिव मी योर 100%। और जैसे ही आपको ये समझ आ जाएगा, आपको ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन समझ आने लग जाएगी कि कैसे चीजें होती हैं, आरबीआई या गवर्नमेंट ये स्टेप क्यों लेती है, इससे क्या होता है। ये सारे जो एक्शंस है, इकोनॉमिक एक्शंस हैं, ऑल ऑफ दीज एक्शंस वुड नाउ मेक सेंस नाउ, या मतलब इस लेक्चर के बाद। Alright, by the way, एक्सटर्नल सेक्टर का जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है, तो we'll try to cover this in 2 lectures। आज का लेक्चर पार्ट 1 कवर करेगा, फिर कल हम पार्ट 2 करेंगे। Alright, now एक बारी ये देख लेते हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर में हम कवर क्या क्या करेंगे। What will we cover? एक तो इंट्रोडक्शन ओवरऑल आपको बताऊंगा मैं कि एक्सटर्नल सेक्टर से हमारा मतलब क्या है, कोई भी इकोनॉमी एक्सटर्नल वर्ल्ड से कैसे इंटरैक्ट करती है वो कवर करेंगे। फिर we'll start with the most important portion of external sector, that is balance of payment। बैलेंस ऑफ पेमेंट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको पूरा एक्सटर्नल सेक्टर समझना है। प्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इटसेल्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यूपीएससी हमेशा प्रीलिम्स और मेंस में इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस साल का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी बैलेंस ऑफ पेमेंट से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि 3-4 स्टेटमेंट्स दी हुई थी और फिर बोला होता विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, 1 ओनली, 2, 3 ओनली, ऐसे ऐसे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए प्लीज ध्यान देना, कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम करेंगे एक्सचेंज रेट रिजीम, रुपी वर्सेस डॉलर की जो ये एक्सचेंज रेट पॉलिसी होती है कि रुपी डॉलर के मुकाबले कैसे बिहेव कर रहा है, पाउंड के मुकाबले कैसे बिहेव कर रहा है, फॉरेन करेंसीज के मुकाबले रुपी की मूवमेंट, ये सारी हम एक्सचेंज रेट रिजीम में देखेंगे। वैसे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी देख ही लेंगे, बट एक्सचेंज रेट रिजीम में थोड़ी डिटेल में देखेंगे। फिर हम देखेंगे फैक्टर्स ऑन विच एक्सचेंज रेट डिपेंड्स, किन फैक्टर्स की वजह से रुपी में मूवमेंट आती है वीजावी डॉलर, वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स टू बी फेमिलियर विद। बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जैसे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, है ना, हॉट मनी, हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, ये बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो एक्सटर्नल सेक्टर में यूज किए जाते हैं। तो वील ट्राई टू बी फेमिलियर विद दीज टर्म्स एज वेल। ऑलराइट, और उसके बाद हम इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में जो चैप्टर आया है एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड उसको कवर करेंगे। इसको मैं फिस्कल डेवलपमेंट्स वाले चैप्टर के साथ ही कवर करूंगा। आपको याद होगा फिस्कल पॉलिसी में भी मैंने कहा था इकोनॉमिक सर्वे का एक चैप्टर हम करेंगे, तो वो और ये एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे का एक चैप्टर ये हम एंड में कवर करेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। हमें एक्सटर्नल सेक्टर की इंट्रोडक्शन कैसे करनी है, क्या है क्या एक्सटर्नल सेक्टर। ध्यान से सुनना इस चीज को। अभी तक जो भी हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कस करा है ना, दैट रिवॉल्व्स अराउंड दीज 3 थिंग्स। जैसा कि मैंने बताया था, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो अभी तक जो हम कर रहे थे ना डिस्कस मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, वी रिवॉल्व्ड आवर डिस्कशन अराउंड दीज 3 थिंग्स ओनली। हम सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे थे, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, फिस्कल पॉलिसी हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो। हम ओवरऑल लोगों की कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे ही नजर डाल रहे थे। बट देयर इज दिस 4th ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जिसे हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। इस एरिया को अभी तक हमने डिटेल में देखा नहीं था। एक्सटर्नल सेक्टर के चैप्टर में हम इस एरिया को डिटेल में देखेंगे कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का क्या इंपैक्ट होता है ओवरऑल आपकी जीडीपी में। ऑलराइट, नाउ एक्सटर्नल सेक्टर ना हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर गया आफ्टर 1991।
जैसा कि आप जानते हो कि 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी इकोनॉमी को लेके मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए थे, जिन रिफॉर्म्स पैकेज को हम कहते हैं एलपीजी। 1991 में इंडियन इकोनॉमी में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमी को लिबरल करो, प्राइवेटाइज करो, गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म करो और ग्लोबलाइज करो। ग्लोबलाइज का मतलब कि इंडिया की इकोनॉमी को अब कनेक्ट करने की जरूरत है एक्सटर्नल इकोनॉमी के साथ। यही काफी हद तक मतलब है ग्लोबलाइजेशन से। दो ग्लोबलाइजेशन के और बहुत सारे मतलब हैं, बट हमारे करंट चैप्टर के लिए ये जो मैंने अभी बताया ग्लोबलाइजेशन का मतलब, वो इंपॉर्टेंट है। 1991 के बाद इंडिया ट्राइड टू कनेक्ट मोर विद द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1991 से पहले इंडिया का कोई कनेक्शन नहीं था ग्लोबल इकोनॉमी से, था, बट 1991 के बाद हमने अपना कनेक्शन ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंक्रीज कर दिया। अब वो कैसे इंक्रीज करा है, क्या करा है हमने और कैसे हम कनेक्टेड है, वो देख लेते हैं। ठीक है, नाउ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ना, कोई भी इकोनॉमी होती है, कोई भी इकोनॉमी या तो क्लोज्ड होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी, या होती है ओपन इकोनॉमी। ठीक है ना, क्लोज्ड इकोनॉमी पता है कौन सी होती है? जिसका एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी तब क्लोज्ड होगी अगर इंडिया का कोई कनेक्शन नहीं है बाहर की इकोनॉमी के साथ। इंडिया ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, इंडिया ना बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आता है, बाहर से बोरोइंग करता है, कोई कनेक्शन नहीं है, आइसोलेटेड है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, अपनी इकोनॉमी चल रही है, बाहर के वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है इकोनॉमिक। ये होती है आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी वो होती है जिसका एक्सटर्नल इकोनॉमी के साथ, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ बहुत डीप कनेक्शन होता है या कनेक्शंस होते हैं। क्लियर? नाउ इंडिया पहले ना तो क्लोज था ना ओपन था। एक तरह से आप कह सकते हो कि ज्यादातर इंडिया क्लोज था, पर कुछ चीजें थी जो ओपन भी थी। कोई भी इकोनॉमी ना कंप्लीटली क्लोज्ड या कंप्लीटली ओपन नहीं कह सकते, ओपन तो फिर भी कह सकते हैं, कोई भी इकोनॉमी कंप्लीटली क्लोज नहीं होती। बट कंपैरेटिवली अगर हम 1991 के बाद की इंडियन इकोनॉमी की बात करें ना, तो इंडिया ज्यादा क्लोज था, काफी कम कनेक्शंस थे इंडिया के एक्सटर्नल इकोनॉमी के साथ। नाउ अगर किसी क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बनना है, ठीक है, तो उसे एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ 3 लिंकेजेस करने पड़ते हैं। जो ये क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी तक की ट्रांजिशन है ना, वो एक्सटर्नल इकोनॉमी के साथ 3 एरियाज में कनेक्शन बनाने से होते हैं। ठीक है, वो 3 कनेक्शंस क्या हैं? एक होता है प्रोडक्ट मार्केट लिंकेज, दूसरा फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज और तीसरा फैक्टर मार्केट लिंकेज। अब ये तीनों चीजें क्या हैं, ये ध्यान से सुन लेते हैं। किसी भी इकोनॉमी को अगर एक्सटर्नल इकोनॉमी के साथ, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना है तो स्टेप 1 पता क्या होता है? उसे अपने कंट्री में ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोल देने चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर खुल जाएंगे तो बाहर के प्रोडक्ट्स इंडिया की मार्केट में भी आ सकते हैं और इंडिया के प्रोडक्ट्स बाहर की मार्केट में भी आ सकते हैं। कहना इसे कि प्रोडक्ट्स के हिसाब से जो प्रोडक्ट की मार्केट है इंडिया की और ग्लोबल पूरे दुनिया की लिंक हो चुकी है। पहले ना जब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहे थे तो इंडिया की प्रोडक्ट मार्केट अलग थी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की प्रोडक्ट मार्केट अलग थी। बट अब क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट्स बाहर की मार्केट्स में भी बिक सकते हैं और बाहर के प्रोडक्ट्स इंडिया की मार्केट में भी बिक सकते हैं, तो कहना से दोनों मार्केट्स जो हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की मार्केट और इंडिया की जो प्रोडक्ट मार्केट है, वो अब लिंक हो गए हैं। कैसे लिंक हुए हैं? थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो स्टेप नंबर 1 होगा आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओपन कर दो या आप प्रोडक्ट मार्केट लिंकेज का सहारा लो। प्रोडक्ट की जो मार्केट्स है उन्हें आपने लिंक कर दिया, बाहर की प्रोडक्ट मार्केट, इंडिया की प्रोडक्ट मार्केट लिंक्ड है। पर ध्यान रहे ये सिर्फ स्टेप 1 है। अभी भी ये जो इकोनॉमी है जो क्लोज है, जिसने अब थोड़ी सी ओपन हो गई है थ्रू प्रोडक्ट मार्केट लिंकेज, अभी भी ये बहुत अच्छे से कनेक्टेड नहीं है एक्सटर्नल इकोनॉमीज के साथ या ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ। एक और स्टेप ये ले सकते हैं जिससे ये और अच्छे से लिंक हो जाएं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। दूसरा स्टेप पता क्या है? दूसरा स्टेप है फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज। अब प्रोडक्ट मार्केट क्या होती है? प्रोडक्ट मार्केट वो मार्केट होती है जहां प्रोडक्ट्स की खरीद फरोख्त की जाती है, वेयर प्रोडक्ट्स आर बॉट और आइदर सोल्ड, राइट? उसे प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं।
फाइनेंशियल मार्केट क्या होगी? फाइनेंशियल मार्केट वो होगी जहां पे फाइनेंस बेचा या खरीदा जाता है। फाइनेंस बेचा या खरीदा जाता है क्या हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा दिया जाता है। या तो आप पैसा दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप किसी को लोन दे रहे हो। आप किसी को लोन देते हो, आप किसी में शेयर्स इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ये पैसे की ट्रांजैक्शन हो रही है ना। प्रोडक्ट मार्केट लिंकेज में तो प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शंस हो रही थी, इसमें पैसे की ट्रांजैक्शन हो रही है। बैंक्स के थ्रू आप पैसे की ट्रांजैक्शन करते हो, राइट? वो फाइनेंशियल मार्केट है। अब अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की और इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट लिंक हो जाए तो इंडिया और ज्यादा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्टेड होगा। अब फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज का मतलब क्या होगा कि इंडिया से लोन्स बाहर भी जा सके और बाहर के बैंक्स के लोन्स इंडिया में भी आ सके। तो दोनों एरियाज की फाइनेंशियल मार्केट लिंक हो गई। बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में भी इन्वेस्ट कर सके और इंडिया के इन्वेस्टर्स बाहर भी इन्वेस्ट कर सके। वो भी पैसे की लेन देन है, पैसा जा रहा है, तो फाइनेंशियल मार्केट आपकी लिंक हो जाएगी। तो या तो बोरोइंग्स एक जगह से दूसरी जगह जा सके या इन्वेस्टमेंट एक जगह से दूसरी जगह जा सके। जब ऐसा पॉसिबल हो जाता है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज। तो कोई इकोनॉमी अगर प्रोडक्ट मार्केट वाइज लिंक्ड थी और कोई इकोनॉमी अगर प्रोडक्ट प्लस फाइनेंशियल मार्केट वाइज लिंक्ड है, तो डोंट यू थिंक दूसरा केस ज्यादा बेटर लिंक्ड है? वो इकोनॉमी जो प्रोडक्ट मार्केट में भी अच्छे से लिंक्ड है और फाइनेंशियल मार्केट वाइज भी लिंक्ड है, वो ज्यादा ओपन होगी, राइट? बट अभी भी आप बहुत अच्छे से ओपन नहीं हो। बहुत अच्छे से ओपन होने के लिए आप तीसरा स्टेप लेते हो, और तीसरा स्टेप क्या है? फैक्टर मार्केट लिंकेज। फैक्टर मार्केट लिंकेज क्या होगा? बहुत ही सिंपल चीज है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद है आपको? लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब डोंट यू थिंक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की भी अपनी मार्केट होती है? लैंड मार्केट एग्जिस्ट करती है, लेबर मार्केट एग्जिस्ट करती है, कैपिटल की भी मार्केट एग्जिस्ट करती है, जिसे हम फाइनेंशियल मार्केट भी कह देते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स की भी एक मार्केट एग्जिस्ट करती है। पर लैंड, लेबर, कैपिटल की मार्केट तो एग्जिस्ट करती है। अब फैक्टर मार्केट लिंकेज का मतलब बाहर के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिया में आ सके और इंडिया के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाहर जा सके, तो फैक्टर मार्केट भी लिंक हो गई। फॉर एग्जांपल, दुबई की कोई कंपनी इंडियन लेबरर्स को हायर कर सके, तो दुबई की जो लेबर मार्केट है वो अब इंडिया की लेबर मार्केट से लिंक्ड होगी ना। दुबई के जो बड़े बड़े शेख हैं, वो उन्हें कोई बिल्डिंग बनानी है तो वो लोकल लेबर मार्केट से भी बंदे हायर कर लेते हैं और इंडियन लेबर मार्केट से भी बंदे हायर कर लेते हैं। तो अगर इंडिया के लेबरर्स बाहर जाके काम कर सकते हैं तो लेबर मार्केट आपकी लिंक्ड है। अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट बाहर की किसी कंट्री में जाके लैंड परचेज कर सकता है, या बाहर का कोई इंसान इंडिया में आके लैंड परचेज कर सकता है, तो लैंड मार्केट भी एक तरह से लिंक्ड हो गई दोनों की। मेक सेंस? और सिमिलरली कैपिटल की मार्केट तो आपकी हो ही गई, फाइनेंशियल मार्केट वो भी लिंक्ड है। तो जब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट भी लिंक्ड हो जाती है, उसे हम फाइनल स्टेज कहते हैं, और हम कहते हैं फैक्टर मार्केट लिंकेज भी होगी। जिस कंट्री में ये तीनों होते हैं वो काफी अच्छे से ओपन है। ठीक है, तो इंडिया ने ना धीरे धीरे ऐसे करा था। 1991 से पहले भी इंडिया ओपन था, हल्का सा ओपन था, बट डोमिनेंटली क्लोज था। 1991 के बाद इंडिया ने अपनी प्रोडक्ट मार्केट को लिबरलाइज करा और ग्लोबलाइज करा, फाइनेंशियल मार्केट को लिबरलाइज करा और ग्लोबलाइज करा। उससे क्या हुआ? फाइनेंस इंडिया से बाहर और बाहर से इंडिया में बहुत ज्यादा आने लग गया और फैक्टर मार्केट को लिंक करा। एप्पल जो कंपनी है यूएसए की, वो चाइना में फैक्ट्री खोल सकती है। चाइना में फैक्ट्री खोलने के लिए उसे चाइनीज लैंड चाहिए होता है, लेबर चाहिए होती है, और कई बारी वो यूएसए से कैपिटल लेके जा सकती है, चाइना के बैंक से ही लोन ले सकती है, राइट? तो कैपिटल भी चाहिए होती है। तो एक तरह से अगर एप्पल यूएसए की कंपनी चाइना में जाके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय कर सकती है या हायर कर सकती है, उसे हम कहते हैं कि यूएसए और चाइना के फैक्टर मार्केट लिंकेज हो गए, राइट? अब जनरली ना जितनी भी वर्ल्ड में इकोनॉमीज है, मोस्टली जो इकोनॉमीज है ना, वो ये तीनों लिंकेजेस फॉलो करते हैं टू वेरिंग डिग्रीज। किसी की प्रोडक्ट मार्केट ज्यादा लिंक्ड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कम रिस्ट्रिक्शंस है, किसी के ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, किसी की फाइनेंशियल मार्केट ज्यादा लिंक्ड है, मतलब कम रिस्ट्रिक्शंस है, या कम लिंक्ड है, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर फैक्टर मार्केट।
क्लियर? तो अगर आपको क्लोज से ओपन में ट्रांजिशन करना है तो आपको ये 3 लिंकेजेस करने पड़ते हैं विद द ग्लोबल इकोनॉमी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। प्रोडक्ट मार्केट लिंकेज, फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज और फैक्टर मार्केट लिंकेज। क्लियर? मेक सेंस? तो आप ओपन हो रहे हो या दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहे हो, इकोनॉमिकली कनेक्ट हो रहे हो, इन 3 लिंक्स के साथ आप होते हो, और इन्हीं की डेफिनेशन यहां पे दी हुई है। An open economy is the one that interacts with other countries through various channels or linkages. अब वो कौन से linkages है? Product market linkage. Consumers and firms have opportunity to choose between domestic and foreign goods. इंडिया के लोग चूज कर सकते हैं कि उसे फॉरेन का गुड लेना है या इंडिया में बना गुड लेना है, तो प्रोडक्ट मार्केट्स लिंक्ड है। फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज, इंडिया के बोरोवर्स चूज कर सकते हैं कि उन्हें इंडिया से लोन लेना है या बाहर से लोन लेना है, या इंडिया से इन्वेस्टमेंट चाहिए या फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज एंड फैक्टर मार्केट लिंकेज, फर्म्स कैन चूज वेयर टू लोकेट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वर्कर्स कैन चूज वेयर टू वर्क। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी चूज कर सकते हैं, तो आपकी फैक्टर मार्केट भी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट भी लिंक्ड है। क्लियर? नाउ अगर आपने यह देखना होता है कि कौन सी कंट्री कितनी ज्यादा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, कुछ कंट्रीज कम होंगी। डिग्री का फर्क होएगा ना, लिंक तो सारी कंट्रीज हैं तीनों लिंकेजेस के साथ, बट ये भी तो डिपेंड करता है कि कितनी लिंक्ड है, स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस हैं या वीक लिंकेजेस हैं। नाउ अगर आपने चेक करना है कि कौन सी इकोनॉमी कितनी ओपन है ना, ओपन तो बहुत सारी इकोनॉमीज हो सकती है, बट कुछ ज्यादा ओपन हो सकती है, कुछ कम ओपन हो सकती है। नाउ ये कैसे आप मेजर करते हो कि कौन सी इकोनॉमी ज्यादा ओपन है या कौन सी इकोनॉमी कम ओपन है? इसको मेजर करने के लिए एक एग्रीगेट होता है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ ओपननेस। अगर आपको किसी भी कंट्री का चेक करना है कि वो कितनी ओपन है, तो आप उसकी डिग्री ऑफ ओपननेस के नंबर्स देखते हो। अब डिग्री ऑफ ओपननेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस कंट्री में टोटल इंपोर्ट्स कितने हैं प्लस एक्सपोर्ट्स कितने हैं, मतलब फॉरेन ट्रेड कितना हो रहा है, डिवाइडेड बाय उस कंट्री की जीडीपी इनटू 100, परसेंटेज के टर्म्स में देखते हो। ठीक है, अगर कोई कंट्री अपने जीडीपी के प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा एक्सटर्नल ट्रेड कर रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, तो वो ज्यादा ओपन है। अगर कोई कंट्री बहुत कम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है एज इन कंपैरिजन विद इट्स जीडीपी, ठीक है, तो वो कम ओपन है, राइट? तो इंडिया ना लगभग 50% डिग्री ऑफ ओपननेस लेके चलता है, मतलब इंडिया की जीडीपी का 50% इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जा रहा है, ऐसे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ ओपननेस परसेंटेज में आप चेक करते हो और ये बताता है कौन सी इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कितनी कनेक्टेड है, वो इससे आप चेक करते हो। ठीक है, इससे चेक करते हो, ऑलराइट। और यही आपके नोट्स में भी दिया होगा, डिग्री ऑफ ओपननेस, इंपोर्ट्स प्लस एक्सपोर्ट्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय जीडीपी। ऑलराइट, मेक सेंस? तो ये आपका बताता है ओपननेस, आपकी इकोनॉमी कितनी ओपन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। दो हमने ये चीज ना डिस्कस करी होगी, बट आई वांट टू रिपीट इट। कहा यह जाता है कि आपकी जीडीपी जो है वो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है, right? Where X stands for exports and M stands for imports. Now, आपकी इकोनॉमी में अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो आपकी जीडीपी कम हो रही है, राइट? और अगर आपकी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो आपकी जीडीपी बढ़ रही है, राइट? और ये तो आप फॉर्मूले से बता सकते हो, जितने ज्यादा इंपोर्ट होंगे उतनी कम जीडीपी, जितने ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे उतने ज्यादा जीडीपी। इसे आप एक और तरीके से भी इमेजिन कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूले से ये चीज नहीं पता चलती है, एक और तरीके से भी आप इसे समझ सकते हो। देखो, इंडिया में जितने भी लोग हैं उनके पास लिमिटेड कैपेसिटी है स्पेंड करने की, तो उनके पास एक लिमिटेड एग्रीगेट डिमांड है। इंडिया के लोगों की जितना भी पैसा हो जाए इंडिया के पास, बट एक लिमिट तक होगा, एक लिमिट तक वो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करना चाहेंगे। तो लेट्स सपोज इंडिया की एग्रीगेट डिमांड ना एक लेवल तक है,
ठीक है। नाउ जितना ज्यादा इंडिया इंपोर्ट करेगा उसका मतलब उसकी टोटल एग्रीगेट डिमांड में से कुछ डिमांड जा रही है बाहर के लोगों में, क्योंकि बाहर के लोगों पे हम स्पेंडिंग कर रहे हैं। अगर इंडिया की एग्रीगेट डिमांड 100 की है और उसमें से 50 रुपीज का हम इंपोर्ट कर लेते हैं, मतलब 50 रुपीज हम खर्च कर रहे हैं बाहर की जीडीपी पे, बाहर के लोगों पे स्पेंड कर रहे हैं, और 50 रुपीज हम स्पेंड कर रहे हैं अपने लोगों पे, जो अपने कंज्यूमर गुड्स बन रहे हैं, जो अपने कैपिटल गुड्स बन रहे हैं, राइट। 50 रुपीज हम उन पे स्पेंड कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा इंडिया के इंपोर्ट्स होंगे उतना कम पैसा बच जाएगा इंडिया के लोगों के पास टू बाय इंडियन गुड्स, इंडियन कंज्यूमर या कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो जितना ज्यादा हम इंपोर्ट करेंगे उतना हमारी एग्रीगेट डिमांड बाहर को लीक हो रही है। मेक सेंस, ठीक है। प्लस दूसरी चीज, अगर इंडिया इंपोर्ट ज्यादा नहीं करता, एक्सपोर्ट बहुत करता है। नाउ इंडिया के लोगों के पास तो 100 रुपीज अपनी डिमांड थी, प्लस बाहर के लोगों की डिमांड भी आ रही है इंडिया में। तो इंडिया में अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो बाहर के लोगों की भी डिमांड आ रही है इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज की। तो इससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी क्योंकि एक्स्ट्रा डिमांड आ रही है इंडिया के अलावा। तो कहना इसे कि इंपोर्ट्स एक्ट एज लीकेज टू योर इकोनॉमी। जितना ज्यादा इंडिया इंपोर्ट कर रहा है मतलब उतने ज्यादा लोगों के पैसे बाहर की इकोनॉमीज में जा रहे हैं, लीकेज हो रही है पैसे की। एंड एक्सपोर्ट्स एक्ट एज इंजेक्शन टू योर इकोनॉमी। मेक सेंस। तभी हर कंट्री की कोशिश होती है कि अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ और इंपोर्ट्स कम करो, यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाए, क्योंकि नेट इंजेक्शन चाहिए आपको इकोनॉमी में और लीकेज कम चाहिए। मेक सेंस, ठीक है। ये पता चल गया। चलो अब हम आ जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, और बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसे। नाउ व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो, इंडिया के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में नोटेड डाउन होएगी। नाउ ट्रांजैक्शंस कैसे हो सकती हैं? इंडिया के लोग कितने बाहर से गुड्स खरीद रहे हैं, इंडिया के लोग कितने बाहर के इकोनॉमीज को गुड्स बेच रहे हैं, इंडिया के लोग कितनी इन्वेस्टमेंट या लोन्स ले रहे हैं, इंडिया के लोग कितने इन्वेस्टमेंट या लोन्स बाहर दे रहे हैं। ये सारी जो ट्रांजैक्शंस है ना, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में नोट डाउन की जाती हैं। ईयरली ट्रांजैक्शंस बैलेंस ऑफ पेमेंट में नोट डाउन की जाती है। और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये मेंटेन करता है या होती है ये आरबीआई के पास। क्लियर? आपको याद होगा मैंने आपको बोला था जब हम आरबीआई के फंक्शंस कर रहे थे तो उसमें हमने करा था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एक आरबीआई का फंक्शन है। वो इस क्लास में आपको क्लियर होगा कि आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को कैसे मैनेज करता है। सबसे प्राइमरी फंक्शन उसका ये है कि आरबीआई बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखता है, ठीक है। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगेन ये याद रखना, इंडिया के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, सिटीजंस हैं या नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट, इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं और जो इंडिया में काम कर रहे हैं, रेजिडेंट्स नॉट सिटीजंस, उनकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन, वो एक्सपोर्ट्स भी हो सकता है, इंपोर्ट्स भी हो सकता है, ठीक है, आपका बोरोइंग्स भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं सारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में नोटेड डाउन होंगी, ठीक है। और इसको मेंटेन करेगा आरबीआई। नाउ दिस इज इन अ नटशेल this is in a nutshell balance of payment, ठीक है। balance of payment is this only, it is the transaction of all the residents in a country with the rest of the world, ठीक है। तो यही एक तरह से डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। It is a statement of all transactions made between entities in one country and the rest of the world over a defined period of time, such as a quarter or a year, एक क्वार्टर में या एक साल में। जैसे एग्जाम्पल मैं फिर से दे देता हूं आपको। सपोज इंडिया के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, इंडिया है, ठीक है, एक साल में इंडिया $40 बिलियन के इंपोर्ट कर लेता है गुड्स, $20 बिलियन के एक्सपोर्ट कर लेता है गुड्स, ठीक है, बाहर से $10 बिलियन का डेट ले लेता है और बाहर से $15 बिलियन की एफडीआई ले आता है। नाउ ये जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं, ये जो सारा डेटा है, ये आपका जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। और वही चीज है, ये सारा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेटा में जाता है और इसी से आपके रुपी की डॉलर के मुकाबले मूवमेंट भी डिसाइड होती है। अब वो कैसे होती है वो हम देखते हैं। पहले मैं चाहता हूं कि आपको क्लैरिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। It is a statement of all the transactions between the residents or entities of India
और एनी अदर कंट्री ऑफ वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का खाता होगा। क्लियर? नाउ जैसा कि आपको याद होगा जब हमने फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट बजटिंग किया था तो उसमें हमने गवर्नमेंट के बजट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली आप बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ना उसको भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट जिसमें करंट ट्रांजैक्शंस आएंगी, कैपिटल अकाउंट जिसमें कैपिटल ट्रांजैक्शंस आएंगी, कैपिटल की ट्रांजैक्शंस आएंगी, राइट? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, करंट अकाउंट क्या है और कैपिटल अकाउंट क्या है। नाउ जनरली यूपीएससी में जब क्वेश्चन आता है ना तो वो आपको कोशिश करते हैं कंफ्यूज करने की कि आप कंफ्यूज कर दो बिटवीन कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बजट। जनरली उसमें हम कंफ्यूज कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं करनी है। बजट का अलग कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का अलग करंट और कैपिटल अकाउंट है। जो डिफरेंस है दोनों में वो अब आपको समझ आ जाएगा क्योंकि नाउ यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन बजट का रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट। तो इसमें भी लगभग वैसा सा ही डिफरेंस है, बट अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रांजैक्शंस होंगी इंडिया की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो करंट ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या है, ये इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो अब एक एक करके दोनों ट्रांजैक्शंस को देखते हैं कि करंट अकाउंट में क्या क्या आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। सबसे पहले हम देखते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, नाउ करंट अकाउंट को भी ना आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो। एक को आप कहते हो ट्रेड बैलेंस, ये आपके ट्रेड पे नजर रखता है। ट्रेड बैलेंस में क्या आएगा, आप कितने गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, कितने के पैसे वाइज, और कितने गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो। ध्यान रहे ट्रेड बैलेंस में आप सिर्फ गुड्स के ट्रेड को ही नोट डाउन कर रहे हो, सर्विसेज को नहीं कर रहे। अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो वो ट्रेड बैलेंस में नहीं आएगा। ट्रेड बैलेंस में आएगा कितने गुड्स, मर्चेंडाइज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो। तो करंट अकाउंट में एक तो होता है आपका ट्रेड बैलेंस और दूसरा आपका होता है इनविजिबल बैलेंस। इनविजिबल बैलेंस, ठीक है। तो करंट अकाउंट इन इटसेल्फ कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रेड बैलेंस, इनविजिबल बैलेंस। ठीक है, तो पहले ट्रेड बैलेंस को देख लेते हैं। ट्रेड बैलेंस आ गया। नाउ ट्रेड बैलेंस में क्या होगा, गुड्स आप कितने इंपोर्ट कर रहे हो, गुड्स आप कितने एक्सपोर्ट कर रहे हो। सपोज आप $20 बिलियन के गुड्स इंपोर्ट करते हो और $10 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट करते हो, तो नेट आपको कितना मतलब कितना पैसा। अब जब आप इंपोर्ट करते हो, हाँ एक और चीज, जब आप इंपोर्ट करते हो तो इंडिया से पैसा जा रहा है और जब आप एक्सपोर्ट करते हो इंडिया में पैसा आ रहा होता है, राइट। इंपोर्ट कर रहे हो तो बाहर पैसा जा रहा है और एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इंडिया में पैसा आ रहा है। नाउ अगर गुड्स के केस में इंपोर्ट आप ज्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो तो कैन आई से देयर इज नेट फ्लो ऑफ मनी आउटसाइड इंडिया। पैसा कम आ रहा है, जा ज्यादा रहा है। कितना ज्यादा जा रहा है, $10 बिलियन ज्यादा जा रहा है। तो यहां मैं $10 बिलियन को माइनस के साइन के साथ लगा दूंगा, ठीक है ना। तो इंडिया में अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो वी से इंडिया इज रनिंग अ ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। और अगर इंडिया में एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, तो दैट मींस नेट देयर इज नेट फ्लो ऑफ मनी इनटू इंडिया एज फार एज ट्रेड बैलेंस इज कंसर्न्ड। तो मैं कहूंगा सरप्लस, ट्रेड सरप्लस चल रहा है, ठीक है। अब क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के जब आप बनाते हो शीट वगैरह जो भी होगी आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें इंपोर्ट का मतलब देयर इज नेट फ्लो ऑफ मनी आउटसाइड इंडिया। तो आप इंपोर्ट के सामने ना जितने का इंपोर्ट होता है उसके आगे नेगेटिव का साइन लगा देते हो, दैट मींस पैसा बाहर जा रहा है। और जो एक्सपोर्ट का होता है अकाउंट, उसके सामने पॉजिटिव का साइन लगा देते हो क्योंकि पैसा आ रहा है। मेक सेंस, ठीक है। तो ये आपका ट्रेड बैलेंस होगा। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो ट्रेड सरप्लस, इंपोर्ट ज्यादा है तो ट्रेड डेफिसिट। मेक सेंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम आ जाते हैं इनविजिबल बैलेंस में। नाउ इनविजिबल बैलेंस में ना बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, पर वो ट्रेड बैलेंस में नहीं आती। जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रेड बैलेंस में सिर्फ मर्चेंडाइज ट्रेड होगा, दैट इज गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। तो सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप इनविजिबल्स में डाल दोगे। और सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप इनविजिबल में क्यों डाल रहे हो,
फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, सर्विसेज टैंजिबल नहीं होती ना, यू कैन नॉट टच एंड फील देम। गुड्स तो यू कैन टच एंड फील, बट सर्विसेज इनटैंजिबल है ना, यू कैन नॉट टच और फील देम, तो ये इनविजिबल्स में आ जाती हैं। तो यहां आ जाता है आपका सर्विसेज का ट्रेड। अगेन सर्विसेज का ट्रेड भी दो तरह का हो सकता है, सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो आप, सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो। आप जितने की सर्विसेज इंपोर्ट करोगे उसके आगे नेगेटिव का साइन आएगा, जितने की सर्विसेज एक्सपोर्ट करोगे उसके आगे पॉजिटिव का साइन आएगा। मेक सेंस? तो सर्विसेज ट्रेड का आपका इनविजिबल बैलेंस में जाएगा, बट इनविजिबल बैलेंस के और कंपोनेंट्स भी हैं। दूसरा कंपोनेंट है आपका फैक्टर इनकम, या हम आगे ही चल लेते हैं। दूसरा है आपका फैक्टर पेमेंट्स। नाउ फैक्टर पेमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? फैक्टर पेमेंट्स में आएगा कि अगर बाहर से आपको, फैक्टर पेमेंट्स क्या होती है? यू रिमेंबर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब इन पे आप कुछ इनकम भी कमाते हो, लैंड पे आप रेंट कमाते हो, ये हमने पहले लेक्चर में ही करा था। लेबर पे आप वेजेस कमाते हो, कैपिटल पे आप इंटरेस्ट कमाते हो, और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो प्रॉफिट कमाता है, राइट? तो इंडिया में फैक्टर पेमेंट्स आ रही हैं, अगर रेंट आ रहा है, ठीक है, वेजेस आ रही हैं, इंटरेस्ट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो वो इधर नोटेड डाउन होएगा विद अ प्लस साइन। और अगर इंडिया से जा रहा है रेंट, इंडिया से वेजेस जा रही हैं, इंडिया से इंटरेस्ट पेमेंट्स जा रही हैं, या प्रॉफिट इंडिया से जा रहा है, हुंडई की कंपनी इंडिया में है, अपना प्रॉफिट लेके जा रही है, तो वो जो इंडिया से प्रॉफिट जा रहा है बाहर के लोगों का, उसके आगे आप नेगेटिव साइन लगा दोगे, राइट? आप नोट करना चाह रहे हो कि पैसा कितना आ रहा है या जा रहा है, वो देखना चाहते हो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो फैक्टर पेमेंट्स में ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है? और ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये वैसे भी यूज होता है नॉट जस्ट इन एक्सटर्नल सेक्टर बट ऑल्सो इन फिस्कल पॉलिसी और बहुत सारी चीजों में। देखो, आप किसी को पैसा देते हो ना, तो आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को पैसा देता हूं इन रिटर्न फॉर अ गुड, इन रिटर्न फॉर अ सर्विस, या मैं किसी को पैसा देता हूं इन रिटर्न फॉर इंटरेस्ट, मैं किसी को लोन दे रहा हूं, ठीक है, या मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं ताकि मुझे फ्यूचर में गेन आ जाए, राइट, मुझे डिविडेंड वगैरह मिल जाए। तो आप ये सारी जो चीजें करते हो ना, किसी को पैसा दे रहे हो इन रिटर्न फॉर समथिंग, वो तो होती हैं ट्रांजैक्शंस। बट कुछ होती हैं यूनिलैटरल पेमेंट्स, आप किसी को पैसा दे रहे हो, रिटर्न में कुछ भी नहीं ले रहे, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर पैसा भेज दिया, अब घर वालों से आप रिटर्न में कुछ ले थोड़ी रहे हो, ना कोई गुड ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो, इंटरेस्ट कुछ नहीं ले रहे, बस घर में पैसा दे रहे हो। Now that is, these unilateral transfers या unilateral payments are considered as transfer payments. इसमें in return कुछ नहीं होता, unilateral है, ये आप बस दे रहे हो, ठीक है ना? बहुत सारे इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं और वो घर कुछ पैसा भी भेजते होंगे, राइट? दुबई में बहुत सारे इंडिया के वर्कर्स काम करते हैं, वो घर इंडिया में पैसा भेजते हैं ना। वो जो इंडिया में पैसा भेजते हैं, वो किसी रिटर्न, मतलब कुछ एक्सपेक्ट थोड़ी करते हैं, वो तो घर में पैसा दे रहे हैं। तो जो इंडिया के लेबरर्स बाहर से इंडिया में पैसा भेजते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेमिटेंसेस, और रेमिटेंसेस आर अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। अच्छा, कई बार यूनिसेफ, यूनेस्को वगैरह इंडिया को ग्रांट देता है। ग्रांट इज डिफरेंट फ्रॉम लोन। वर्ल्ड बैंक इंडिया को लोन दे देता है, बट ये यूनेस्को, यूनिसेफ वगैरह ग्रांट देते हैं, ग्रांट्स इन एड। नाउ ग्रांट्स इन एड, बस पैसा दे दिया और कुछ नहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे, पैसा दे दिया, यूनिलैटरल ट्रांसफर है, तो ग्रांट्स इन एड आर कंसिडर्ड एज ट्रांसफर पेमेंट्स। नाउ इंडिया में अगर रेमिटेंसेस ज्यादा आ रही हैं, बाहर के लोग पैसा ज्यादा भेज रहे हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर, ग्रांट्स ज्यादा आ रही हैं, तो प्लस के साइन के साथ आएगा। इंडिया से ग्रांट्स जा रही हैं, इंडिया में कई लोग काम कर रहे हैं जो घर अपने पैसा भेज रहे हैं, इंडिया से रेमिटेंसेस जा रही हैं, वो नेगेटिव के साथ, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। क्लियर? तो ओवरऑल ट्रेड इन सर्विसेज में हो सकता है सरप्लस डेफिसिट। अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो तो सरप्लस है, अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो तो डेफिसिट है। सिमिलरली फैक्टर पेमेंट्स में भी सरप्लस डेफिसिट हो सकता है, ट्रांसफर पेमेंट में भी सरप्लस डेफिसिट हो सकता है। मेक सेंस? तो एक तो हमने कर लिया था ट्रेड बैलेंस, जिसमें अगर पॉजिटिव का साइन भारी है, ज्यादा हैवी है, दैट इज एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो आपका ट्रेड सरप्लस चल रहा है। और अगर नेगेटिव का साइन भारी ज्यादा है, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो आपका ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। सिमिलरली अगर मैं पूरे इनविजिबल्स बैलेंस के बारे में बात करूं, पूरा इनविजिबल बैलेंस, तो अगर पूरे इनविजिबल बैलेंस में अगर नेगेटिव का साइन ज्यादा हैवी है, मतलब
ओवरऑल बात कर रहा हूं, सबको ऐड करके, नॉट जस्ट एक को देख रहा हूं मैं। पूरे इनविजिबल बैलेंस में अगर नेगेटिव का साइन ज्यादा है, दैट मींस नेट पैसा जा रहा है, तो आप उसे कहोगे इनविजिबल बैलेंस में डेफिसिट हो रहा है। सिमिलरली अगर ओवरऑल इनविजिबल बैलेंस में पॉजिटिव का साइन ज्यादा भारी है, नेट पैसा आ रहा है, देन वील कॉल इट इनविजिबल सरप्लस। ठीक है, देख ही लेते हैं ये चीजों को भी। ट्रेड इन सर्विसेज में सर्विसेज इंपोर्ट, सर्विसेज एक्सपोर्ट। फैक्टर पेमेंट्स में क्या आएगा? फैक्टर पेमेंट्स क्या होती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट अगर इंडिया से जा रहा है तो नेगेटिव, आ रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है, सेम इज द केस फॉर ऑल द अदर फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, फिर सिमिलरली ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या आएगा? ग्रांट्स इन एड जो आपको आ रही हैं, बाहर से ग्रांट्स आ रही है, यूनिसेफ, यूनेस्को, पॉजिटिव का साइन। इंडिया से, जैसे इंडिया बांग्लादेश को ग्रांट दे देता है, नेपाल को ग्रांट दे देता है, तो नेगेटिव का साइन। सेम इज द केस विद रेमिटेंसेस। ठीक है, ये ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, और ट्रांसफर पेमेंट्स हमेशा याद रखना क्या होती हैं? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होते हैं। यूनिलैटरली आप किसी को पैसा दे रहे हो, बस ना लोन दे रहे हो, ना उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ना उससे कुछ चीज खरीद रहे हो। यूनिलैटरल है, आप बस दे रहे हो, किसी को पैसा गिफ्ट दे रहे हो। ठीक है, तो ये ट्रांसफर पेमेंट्स में आ जाता है। ठीक है जी। नाउ द क्वेश्चन इज, ट्रेड बैलेंस में सरप्लस डेफिसिट हो सकता है, इनविजिबल बैलेंस में सरप्लस डेफिसिट हो सकता है। जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं और देखते हैं कि पूरे करंट अकाउंट में दोनों को मिला के अगर पॉजिटिव का साइन ज्यादा भारी है, मतलब ओवरऑल दोनों में देखें, अगर दोनों में अगर पॉजिटिव साइन का नंबर ज्यादा है, तो आप कहते हो कि यू आर रनिंग करंट अकाउंट सरप्लस। क्लियर? और अगर नेगेटिव का साइन ज्यादा भारी है, दैट इज नेगेटिव का साइन ज्यादा डोमिनेंट है इन बोथ दीज बैलेंसेस, इन बोथ दीज अकाउंट्स, तो आप कहते हो यू आर रनिंग अ करंट अकाउंट डेफिसिट। मेक सेंस? ठीक है, तो करंट अकाउंट में अगर ओवरऑल पॉजिटिव साइन हैवी है तो सरप्लस, और ओवरऑल नेगेटिव साइन हैवी है तो डेफिसिट। ठीक है, बनती है बात ना। करंट अकाउंट डेफिसिट पे आपकी या करंट अकाउंट सरप्लस पे आपकी इतनी नजर क्यों होती है? वैसे देखा जाए इंडिया ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट ही रन करता है। ठीक है, इंडिया ट्रेड बैलेंस में, बस ये लॉकडाउन के दौरान बीच में ऐसा फेज आया था जब इंडिया ने ट्रेड सरप्लस रन किया था। जनरली इंडिया ट्रेड डेफिसिट ही रन करता है, और वो ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा होता है कि आप सर्विसेज में सरप्लस रन करते हो, पर यहां नेगेटिव इतना ज्यादा है कि ये पॉजिटिव को भी समा लेता है अपने अंदर, और ओवरऑल करंट अकाउंट में आपका डेफिसिट ही आता है जनरली स्पीकिंग। ठीक है, इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है गुड्स एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। मेक सेंस? ठीक है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट पे इंडिया की इतनी नजर क्यों होती है? इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट कम क्यों करना चाहता है अपना? नेचुरल सी बात है, अगर इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा होगा तो नेट आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है इंडिया से बाहर। याद है ना, हमने करा था लीकेज और इंजेक्शन। अगर इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो देयर इज नेट लीकेज ऑफ मनी आउट ऑफ इंडिया, और वो जो लीकेज है वो ज्यादा है क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा है। सिमिलरली अगर इंडिया करंट अकाउंट सरप्लस रन करता है, जो इंडिया चाहता है रन करना, अगर इंडिया करंट अकाउंट सरप्लस रन करता है तो इकोनॉमी में इंजेक्शन हो रहा है, पैसा आ रहा है, राइट? तो इंडिया की कोशिश होती है कि वो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट एज मिनिमम एज पॉसिबल करे। एक्सक्यूज मी। नाउ करंट अकाउंट डेफिसिट हम जनरली मेजर पता कैसे करते हैं? जैसे आपको याद है हमने फिस्कल डेफिसिट मेजर करना था, तो हम एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखते थे ना फिस्कल डेफिसिट को, कि टोटल फिस्कल डेफिसिट मान लो 3000 करोड़ का है, और अगर आपकी जीडीपी 10,000 करोड़ की है तो आपका फिस्कल डेफिसिट 30% होगा, राइट? ऐसे ही देखते थे। तो फिस्कल डेफिसिट हम एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखते थे। सिमिलरली हम करंट अकाउंट डेफिसिट भी ऐसे लिख देते हैं, CAD, एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी ही देखते हैं। ठीक है, अब एक और वर्ड आपको मैं बता देता हूं, वो याद रखना। अगर इंडिया का फिस्कल डेफिसिट भी बहुत हाई है, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत हाई है, तो हम कहते हैं इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्विन डेफिसिट। इसे हम ट्विन डेफिसिट कहते हैं। जब दोनों डेफिसिट फिस्कल और करंट अकाउंट हाई चल रहे हो तो ट्विन डेफिसिट की सिचुएशन बोलते हैं। खैर इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी आई वांट कि आपको करंट अकाउंट के बारे में पूरा पता चल जाए, फिर हम कैपिटल पे भी आएंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी आएंगे। बट एज ऑफ नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू करंट अकाउंट डेफिसिट, भेज देना मुझे जरूर याद से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, यही डेफिसिट होगा, अगर सरप्लस होगा तो ये सरप्लस होगा। ओके, चलो अब हम बात करते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट सरप्लस से फर्क क्या पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, और यही मैं आपको समझाऊंगा कि डॉलर और रुपी का जो एक्सचेंज रेट है उसकी मूवमेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना जरा। नाउ किसी भी चीज का प्राइस, लेट्स सपोज अभी ना करंटली डॉलर और रुपी का एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। ना आपने कभी सोचा ये नंबर आया कहां से, कैसे आया ये नंबर? ठीक है, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। एक तरह से मैं इसे ये कह सकता हूं कि डॉलर का प्राइस 70 रुपए है, राइट? डॉलर का प्राइस, अगेन द वर्ड इज दैट इज इंपॉर्टेंट, इज प्राइस। डॉलर का प्राइस 70 रुपीज है। नाउ ये हुआ कैसे? जैसा कि अभी तक आप जान चुके होंगे कि किसी भी चीज का प्राइस किस पे बेस्ड होता है? डिमांड सप्लाई पे, राइट? किसी भी चीज का प्राइस ना डिमांड सप्लाई पे होगा। ठीक है, नाउ अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाए और डॉलर की सप्लाई कम हो, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई डॉलर की, तो उस केस में डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा। डॉलर का प्राइस बढ़ गया यानी कि मैं कह देता हूं 75 हो गया। ठीक है ना, जब डॉलर का प्राइस बढ़ जाता है 70 से 75 हो जाता है, उसे हम कहते हैं कि रुपी आपका डेप्रीशिएट हो गया, रुपी की वैल्यू कम हो गई। पहले आप 70 रुपीज से $1 खरीद सकते थे, अब आपको 75 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे $1 लेने के लिए, तो रुपी आपका डेप्रीशिएट कर जाता है। अगेन रुपी डेप्रीशिएट कब करता है? जब डॉलर की डिमांड ज्यादा है वीजावी उसकी सप्लाई। ठीक है, सिमिलरली ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है कि आपके डॉलर की डिमांड बहुत कम है, सप्लाई ज्यादा होगी डॉलर की। डॉलर बेचने को लोग बहुत ज्यादा हैं, सप्लाई बढ़ी हुई है, पर डॉलर की डिमांड बहुत कम है, खरीदने वाले डॉलर बहुत कम है। उस केस में डॉलर का प्राइस कम हो जाएगा, यानी कि आपका रुपी जो होगा वो अप्रिशिएट कर जाएगा। ठीक है, तो जब डॉलर की डिमांड ज्यादा होती है तो रुपी डेप्रीशिएट करता है, डॉलर की डिमांड कम होती है तो रुपी अप्रिशिएट करता है। इसे मैं और एक तरीके से भी कह सकता हूं, अगर रुपी की डिमांड ज्यादा है वीजावी डॉलर, मतलब लोगों को रुपीज ज्यादा चाहिए, डॉलर कम चाहिए, तो रुपी की डिमांड ज्यादा है, डॉलर की डिमांड कम है, और जब डॉलर की डिमांड कम होती है तो रुपी अप्रिशिएट करता है। सिमिलरली मान लो रुपी की डिमांड हो जाती है कम, सारी दुनिया ना रुपी देके डॉलर खरीदना चाहती है कि मुझे नहीं रुपीस चाहिए, मुझे डॉलर चाहिए, तो उस केस में रुपी की डिमांड कम और डॉलर की डिमांड ज्यादा। जब डॉलर की डिमांड ज्यादा हो तो रुपी डेप्रीशिएट हो जाता है। अब यहां पे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस काम आएगा। अब ध्यान से सुनना, रुपी की मूवमेंट डिसाइड करता है करंट अकाउंट एक तरह से। अब कैसे? पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब इंडिया कुछ इंपोर्ट करता है, मान लो यूएसए से हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जब हम यूएसए से कुछ इंपोर्ट करेंगे तो जिस भी बंदे से हम यूएसए में इंपोर्ट कर रहे हैं उसको पेमेंट किस करेंसी में करेंगे? क्या रुपी में करेंगे उसको पेमेंट? बिल्कुल नहीं। ये जो यूएसए में इंसान बैठा है ये रुपी में थोड़ी पेमेंट एक्सेप्ट करेगा, ये तो डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट करेगा, राइट? अब मैं इंडिया का ये इंसान हूं, मेरे पास तो डॉलर्स है नहीं, मेरे पास तो रुपीज हैं, पर मुझे सामान इंपोर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ना फॉरेक्स मार्केट में जाता हूं, ठीक है, और फॉरेक्स मार्केट में जाके मैं अपने रुपीज दे देता हूं और बोलता हूं मुझे डॉलर्स दे दो। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट में मैं जा रहा हूं और अपने रुपीज दे रहा हूं और डॉलर खरीद रहा हूं उनके बदले, और डॉलर खरीद के फिर मैं इस डॉलर को इसको दे देता हूं और अपना इंपोर्ट कर लेता हूं। नाउ ध्यान से सुनना, अगर इंडिया में इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा लोग इंडिया में फॉरेक्स मार्केट में डॉलर खरीदने जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा लोग इंडिया की फॉरेक्स मार्केट में डॉलर खरीदने जाएंगे तो इंडिया में डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और रुपी की डिमांड कम है। लोग रुपी नहीं चाहते, डॉलर चाहते हैं, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी इस केस में। और अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो हमने क्या करा था कि आपकी जो करेंसी है रुपी डेप्रीशिएट कर जाएगी। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, वीजा वी रुपी, तो रुपी आपका डेप्रीशिएट कर जाता है, डॉलर का कीमत बढ़ जाती है ना, डॉलर का प्राइस बढ़ जाता है। डॉलर अब 70 से 75 होएगा रुपीस का, तो आपका रुपी डेप्रीशिएट कर गया, राइट? मेक सेंस? ठीक है, यही चीज आगे बताई हुई है।
पेमेंट इन रुपीज जो है अनएक्सेप्टेबल है जब आप इंपोर्ट करते हो। तो आप फॉरेक्स मार्केट में जाते हो, रुपीज देते हो, डॉलर लेते हो और इस इंसान को दे देते हो, ठीक है, अपने यूएसए में किसी को। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपके इंपोर्ट ज्यादा हैं तो आपके रुपी पे डेप्रिशिएटिंग प्रेशर ज्यादा है, डेप्रिशिएट का प्रेशर ज्यादा होएगा, ठीक है। चलो अब दूसरी जगह आ जाते हैं। अब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं। नाउ इंडिया का कोई इंसान यूएसए में किसी को एक्सपोर्ट कर रहा है। नाउ इंडिया का इंसान अगर यूएसए में किसी को एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएसए का इंसान पेमेंट किस फॉर्म में देगा? डॉलर के फॉर्म में देगा, राइट। तो यूएसए का इंसान डॉलर में पेमेंट दे देता है इस इंडिया के इंसान को। नाउ इंडिया में डॉलर्स मेरे किस काम के? मैं डॉलर्स तो यूज कर नहीं सकता इंडिया में तो रुपीस चलते हैं ना। मेरे पास पैसे तो आ गए डॉलर्स में, बट मेरे अंदर एक अर्ज होगी कि मैं इस डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि इंडिया में डॉलर्स चलेंगे ही नहीं, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं जो एक्सपोर्ट करके मेरे पास डॉलर्स आए हैं, मैं फॉरेक्स मार्केट में लेके जाता हूं। व्हाट विल आई डू विद दीज डॉलर्स? मैं फॉरेक्स मार्केट में लेके जाता हूं और डॉलर दे देता हूं और रुपीस की डिमांड करता हूं। नाउ इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, मैं डॉलर की डिमांड कम कर रहा हूं, मुझे डॉलर नहीं चाहिए, मुझे रुपीस चाहिए। मैं रुपी की डिमांड बढ़ा रहा हूं, डॉलर की डिमांड कम कर रहा हूं, राइट, क्योंकि मेरे पास डॉलर है, मैं फॉरेक्स मार्केट में ऐसा कर रहा हूं। मेक सेंस? नाउ जब ऐसी सिचुएशन आती है, लेट्स सपोज इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। जब इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होगा तो लोगों के पास ज्यादा डॉलर्स आएंगे। अब लोग इन्हीं डॉलर्स को ले जाके फॉरेक्स मार्केट में जाएंगे और रुपीस की डिमांड करेंगे। तो इंडिया में अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो डॉलर्स की डिमांड कम होती है और रुपी की ज्यादा होती है। एंड एज यू गाइस ऑल नो, अगर रुपी की डिमांड ज्यादा और डॉलर की डिमांड कम है तो डॉलर का प्राइस कम होगा, और डॉलर के प्राइस कम को हम क्या कहते हैं? रुपी आपका अप्रिशिएट कर रहा है। सो इफ यू एक्सपोर्ट मोर, अगर आप ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो तो आपके रुपी पे अप्रिशिएटिंग प्रेशर होगा। अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करते हो तो आपके रुपी पे डेप्रिशिएटिंग प्रेशर होगा। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, अगर पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, नेट इंडिया से ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है एज कंपेयर टू इंडिया में पैसा आ रहा है, तो इंडिया के रुपी पे डेप्रिशिएटिंग प्रेशर होगा। पर अगर इंडिया में ज्यादा पैसा आ रहा है, कैश मनी फ्लो इंडिया में ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, उस केस में आपके रुपी पे अप्रिशिएटिंग प्रेशर है, राइट। नाउ करंट अकाउंट डेफिसिट आपको क्या बताता है? अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस टेरिटरी में है, दैट मींस नेट पैसा इंडिया में आ रहा है, राइट। एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकते हैं, सर्विसेज के एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकते हैं, ट्रांसफर पेमेंट ज्यादा हो सकती है, बट ओवरऑल इनफ्लो ज्यादा है अगर आपका करंट अकाउंट सरप्लस है। तो जब आपका करंट अकाउंट सरप्लस है तो बाहर से डॉलर्स आपकी कंट्री में नेट आ रहे हैं, डॉलर्स आएंगे तो आप डॉलर की डिमांड कम कर दोगे फॉरेक्स मार्केट में। बाहर से अगर आपका पैसा ज्यादा आ रहा है तो आपका रुपी अप्रिशिएट करेगा। सो व्हेन इंडिया रन्स करंट अकाउंट सरप्लस, डेफिसिट मैंने गलती से यहां लिख दिया, करंट अकाउंट सरप्लस जब हम रन करते हैं तो रुपी पे अप्रिशिएटिंग प्रेशर होता है, और जब हम करंट अकाउंट डेफिसिट रन करते हैं दैट मींस आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो से, पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है, मे बी इंपोर्ट आप ज्यादा कर रहे हो, जब आप इंपोर्ट ज्यादा करते हो तो रुपी पे डेप्रिशिएटिंग प्रेशर है। सिमिलरली करंट अकाउंट डेफिसिट अगर है तो आप पे रुपी पे डेप्रिशिएटिंग प्रेशर होगा, आपका रुपी डेप्रिशिएट ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू एप्रिसिएशन। नेट देख रहे हैं ना हम करंट अकाउंट में, राइट। इसीलिए इंडिया की कोशिश ये होती है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा आ गया, मान लो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, तो अब इंडिया को क्रूड ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी इंपोर्ट करने के लिए। इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो इंडिया के अब इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है, तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा हो जाएगा, रुपी पे डेप्रिशिएटिंग प्रेशर आ जाएगा। क्लियर? मेक सेंस? तो ये करंट अकाउंट की खास बात है। क्लियर? अगर आपका करंट अकाउंट सरप्लस टेरिटरी में है देन योर रुपी इज फेसिंग अप्रिशिएटिंग प्रेशर, रुपी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, 70 से 65, 65 से 60 ऐसे बढ़ती जाएगी। अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है तो रुपी पे डेप्रिशिएटिंग प्रेशर, और डेप्रिशिएटिंग प्रेशर का मतलब क्या होगा? डेप्रिशिएटिंग प्रेशर का मतलब होगा कि आपका रुपी 70 से 75 जा रहा है, 75 से 80 नीचे गिरती जा रही है उसकी वैल्यू। ऑलराइट, मेक सेंस? चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन वही चीज लिखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट, डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीजेस, करंट अकाउंट सरप्लस, डिमांड फॉर डॉलर डिक्रीजेस, और उसी हिसाब से अप्रिशिएटिंग डेप्रिशिएटिंग प्रेशर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया करंट अकाउंट।
अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के दूसरे हिस्से में आ जाते हैं, कैपिटल अकाउंट। क्लियर? चलो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होगा। नंबर 1, कैपिटल अकाउंट का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपके कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है या आपके कंट्री से इन्वेस्टमेंट जा रही है बाहर की कंट्रीज में, वो आप कैपिटल अकाउंट में नोट डाउन करते हो। तो अगर लोन्स हो गए, बोरोइंग्स हो गई या इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है, वो आपकी जाती हैं फॉरेन कैपिटल अकाउंट में। अगेन एसेट, फाइनेंशियल एसेट्स, लाइबिलिटीज होगी ना, अगर आप बाहर से पैसा ला रहे हो, इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग, कैपिटल अकाउंट में आएगा। अगर आप इंडिया से पैसा बाहर भेज रहे हो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, तो कैपिटल अकाउंट के इन्वेस्टमेंट वाले उसमें आएगा। नाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो। अगेन एक होता है आपका एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है आपका एफआईआई, जिसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कह देते हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, बट अभी की डिस्कशन के लिए आप एक ही मानो ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, ध्यान से सुनना। जो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है ना, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर होता है, वो पता कौन होता है? वो बाहर का इंसान जो इंडिया में काम अपना एस्टैब्लिश करने के लिए आ रहा है। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट इंडिया में स्टोर्स खोलना चाहती है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट लेके आएगी वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में होगी। इंडिया में अपने ऑपरेशन सेटअप करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स जो पैसा लेके आते हैं, उसे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हो। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग इंडिया में पैसा पता किस लिए ला रहे हैं? कुछ लोग इंडिया में पैसा इसलिए ला रहे हैं, इंडिया में उन्होंने बिजनेस सेटअप नहीं करना, वो इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज में बस ट्रेडिंग करना चाहते हैं। रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, जब प्राइस बढ़ा बेच दिए, सिर्फ ऐसे ट्रेडिंग करने के लिए। वो इन्वेस्टर जो इंडिया में अपने ऑपरेशन सेटअप नहीं करने आ रहे, बस पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाना मतलब फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर ली, बॉन्ड मार्केट में ट्रेडिंग कर ली, राइट? वो जो इन्वेस्टर्स होंगे उन्हें आप इस कैटेगरी में डालोगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल या पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स वो होंगे जो इंडिया में अपने ऑपरेशन सेटअप करने आ रहे हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होंगे जो इंडिया में बस ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, नाउ ये होगी आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी। अगर इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है तो प्लस का साइन, अगर इंडियन इन्वेस्टर्स बाहर की कंट्री में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो नेगेटिव का साइन। एंड सेम इज द केस विद दिस आल्सो। अगर आप यूएसए की स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप यूएसए के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो। ठीक है, तो इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट में आपका नेगेटिव का साइन आएगा। बाहर से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा, राइट? क्लियर? बाकी एफडीआई और एफआईआई पे हम आगे आने वाले पोर्शन में ज्यादा बात करेंगे। अभी आपको इतना ही पता होना चाहिए, प्लस आपको यह भी पता होना चाहिए एफडीआई इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल, लॉन्ग टर्म स्टेबल है। क्योंकि कोई इंसान पैसा लेके आ रहा है इंडिया में काम करने के लिए ना, तो वो इंडिया में थोड़े ज्यादा टाइम के लिए टिकने के लिए आ रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो थोड़ी स्टेबल होती है। ये तो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए लेके आ रहे हैं। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्हें थोड़ा नुकसान हो रहा है, फटाफट पैसा निकाल लेंगे, तो ये एक तरह से हॉट है, ये शॉर्ट टर्म है, स्टेबल नहीं है, ये ज्यादा स्टेबल है। खैर, कैपिटल अकाउंट में एक तो आ जाएगा आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा क्या होगा? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। इंडिया के कॉर्पोरेट्स अगर बाहर से पैसा बोरो करते हैं, बाहर के बैंक से पैसा बोरो करते हैं, तो प्लस के साइन के साथ आप कहोगे इंडिया में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स इतनी है। बाहर के लोगों से आप पैसा बोरो करो, बाहर के बैंक से रिलायंस पैसा बोरो कर रहा है, तो पैसा आ रहा है इंडिया में, राइट? तो प्लस का साइन तो लगेगा, बट वो जो प्लस का साइन होगा वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में लगेगा। सिमिलरली इंडिया के बैंक्स मान लो जर्मनी के किसी कॉर्पोरेट को लोन दे रहे होते हैं, तो इंडिया से बोरोइंग्स बाहर जा रही हैं, जर्मनी का कोई कॉर्पोरेट बोरो कर रहा है, उसके लिए वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, बट इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट में नेगेटिव का साइन आएगा उसका, राइट? तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। क्लियर? अच्छा, थर्ड पोर्शन इसका क्या होगा? एनआरआई डिपॉजिट्स। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना एनआरआईज को कई बार ये फैसिलिटी देती है कि वो इंडिया के बैंक्स में अपना पैसा डिपॉजिट कर सकें और इंटरेस्ट कमा सकें। ठीक है, तो जितने भी एनआरआईज बाहर काम कर रहे हैं वो इंडिया के बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं और इंटरेस्ट कमा सकते हैं। एक तरह से एनआरआईज अपना पैसा
लेंड कर रहे हैं इंडिया के बैंक्स को या इंडिया को, राइट? और जहां लेंडिंग की बात आ जाए, लेंडिंग, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट की बात आ जाए, तो वो तो कैपिटल अकाउंट है। तो एनआरआईज जो डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा, एफडी करवा रहे हैं इंडिया के बैंक्स में, वो एक तरह से बैंक्स को पैसा लेंड कर रहे हैं, उस पे इंटरेस्ट कमा रहे हैं। दैट इज व्हाई एनआरआई डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, कैपिटल अकाउंट। जनरली कंफ्यूजन होती है, आप सोचते हो एनआरआईज घर पैसा भेज रहे हैं तो वो तो रेमिटेंस का पार्ट होगा। ये वो डिपॉजिट्स नहीं है। एनआरआईज इंडिया के किसी बैंक में एफडी करवा रहे हैं, बस पैसा रखा रहेगा 4 साल के लिए और उस पर हर साल कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। वो एक तरह से आपने लोन दिया हुआ, लेंड करा हुआ इंडिया में पैसा, तो वो आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। नाउ एनआरआईज इंडिया में पैसा, अगर इंडिया के बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करते हैं और इंटरेस्ट कमाते हैं, तो वो पॉजिटिव के साइन के साथ आएगा, क्योंकि इंडिया में पैसा आ रहा है। और इंडिया के लोग अगर बाहर के बैंक्स में एफडी करवाते हैं, ठीक है, या फॉरेन सिटीजन इंडिया में जो काम कर रहे हैं, जैसे हमारे सिटीजन बाहर काम कर रहे हैं तो एनआरआई हैं, बाहर के भी हो सकते हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, और वो अपने बैंकों में पैसा डिपॉजिट करेंगे, तो इंडिया से पैसा जा रहा है, नेगेटिव आ जाएगा, राइट? तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन, सॉरी, एनआरआई डिपॉजिट की सिचुएशन। नाउ मोटे मोटे तौर पे डिवीजन करिए मैंने कैपिटल अकाउंट की, ठीक है? तो ये जो आपका सारी चीजें हैं, ये आपका पार्ट होगा कैपिटल अकाउंट का। नाउ अगर इंडिया में कैपिटल अकाउंट में नेट इनफ्लो ऑफ मनी ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही है, मे बी बोरोइंग ज्यादा कर रहा है इंडिया, या एनआरआई ज्यादा डिपॉजिट कर रहे हैं, सो मच सो कि इंडिया के कैपिटल, पूरे कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव का साइन भारी है, पॉजिटिव का साइन हैवी है, तो वी से इंडिया इज रनिंग कैपिटल अकाउंट सरप्लस, ठीक है? और अगर इंडिया में नेट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में पैसा बाहर जा रहा है, इंडिया से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है, या इंडिया से लोन्स बाहर जा रहे हैं, या इंडिया से पैसा बाहर डिपॉजिट हो रहा है, जो भी रीजन हो सकता है, अगर नेगेटिव का साइन ज्यादा हैवी है तो आपका डेफिसिट होगा कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? और ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका सरप्लस होता है तो नेट पैसा डॉलर्स इंडिया में आ रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में बाहर से एफडीआई, तो डॉलर्स में इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है। बट इंडिया में डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट आ जाए तो डॉलर्स इंडिया में किसी काम के नहीं है, राइट? तो उन डॉलर्स को पहले आप रुपीज में कन्वर्ट करते हो, फिर वॉलमार्ट अपने ऑपरेशंस खोलेगा, राइट? तो अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही है, यानी कि ओवरऑल कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है, दैट इज इंडिया में पैसा आ रहा है, तो आपके रुपी पे अप्रिशिएटिंग प्रेशर होगा या डिप्रिशिएटिंग? ऑब्वियसली अप्रिशिएटिंग। इसे याद कर रखना, इंडिया में पैसा आ रहा है बाहर से तो रुपी अप्रिशिएट करेगा, 70 से 60, 60 से 50 जाएगा। और अगर इंडिया से पैसा जा रहा है बाहर, ठीक है, तो रुपी डिप्रिशिएट करेगा। नाउ अगर आपका कैपिटल अकाउंट सरप्लस टेरिटरी में है तो योर रुपी विल बी फेसिंग अप्रिशिएटिंग प्रेशर। सिमिलरली अगर आपका ओवरऑल कैपिटल अकाउंट डेफिसिट टेरिटरी में है, देन योर रुपी वुड बी फेसिंग डेप्रिशिएटिंग प्रेशर। मेक सेंस? ठीक है। नाउ कैपिटल अकाउंट का आपको पता चल गया कि सरप्लस है तो अप्रिशिएटिंग, डेफिसिट है तो डेप्रिशिएटिंग। करंट अकाउंट का भी सेम हिसाब है, आपको पता चल गया। नाउ ओवरऑल रुपी पे कैसी मूवमेंट होती है? रुपी किसको रिस्पॉन्ड करता है, कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को? कि करंट अकाउंट में सरप्लस के हिसाब से रुपी मूव करता है या कैपिटल अकाउंट में सरप्लस डेफिसिट के हिसाब से रुपी मूव करता है? वेल, दोनों को मिला के जो रिजल्ट आता है ना नेट, उसके हिसाब से रुपी मूव करता है। नाउ जैसा कि हमने देखा था, यही आपका कैपिटल अकाउंट है, वही डेफिसिट सरप्लस। ये हो गया आपका पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नाउ करंट अकाउंट में मान लो डेफिसिट है, कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है, या कुछ भी हो सकता है, इधर सरप्लस इधर डेफिसिट, कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों को मिला लो और ओवरऑल आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में पॉजिटिव का साइन ज्यादा हैवी है, दोनों को देख लो, दोनों को ऐड कर दो। ओवरऑल अगर आपका पॉजिटिव का साइन ज्यादा हैवी है तो आप कहते हो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस टेरिटरी में चल रहा है, ठीक है। और अगर ओवरऑल आपका ये नेगेटिव का साइन हैवी है तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की टेरिटरी में चल रहा है। मेक सेंस? ठीक है। और अगर आपका ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की टेरिटरी में चल रहा है तो कहना ऐसे कि ओवरऑल दोनों कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों मिला लो तो देयर इज नेट आउटफ्लो ऑफ मनी। अगर डेफिसिट है ओवरऑल तो आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है,
और अगर आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है तो रुपी पे डेप्रिशिएटिंग प्रेशर आएगा, राइट। सिमिलरली अगर इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, और इनफ्लो क्या कैसे होगा, अगर ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में हो तो आपके रुपी पे अप्रिशिएटिंग प्रेशर आएगा, राइट। ऐसे ही चलता है। नाउ इंडिया में जनरली पता है क्या होता था, इंडिया में होता था कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट तो नेगेटिव टेरिटरी में ही रहता था, बट इंडिया कैपिटल अकाउंट में इतना सरप्लस कमा लेता था कि इंडिया का करंट अकाउंट का डेफिसिट भी कवर हो जाता था और ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप सरप्लस ले जाते थे। जब आप ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस ले जाओगे तब आपके रुपी अप्रिशिएट करेगा। और कई बार ऐसा होता है जब आपका रुपी गिरता है ना, डिप्रिशिएट करता है, तो उसमें पता क्या होता है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो मच सो कि आपके कैपिटल अकाउंट में जो सरप्लस है वो इस डेफिसिट को कवर नहीं कर पा रहा है और आपका ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की टेरिटरी में है, जिससे आपका रुपी डेप्रिशिएट कर जाता है और रुपी गिरने लग जाता है। कभी किसी टाइम में रुपी 46 हो गया था, $1 इज इक्वल टू 46 रुपीज, और आज 70 से नीचे नहीं गिरता, 70 से ऊपर ही रहता है, इतना डेप्रिशिएट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, बहुत इतने सालों में आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में पीरियोडिकली डेफिसिट रन करे हैं, तभी ऐसी सिचुएशन आ गई। ऑलराइट, यही चीज आगे है। बैलेंस ऑफ पेमेंट है आपकी, अगर नेगेटिव है तो डॉलर की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि इंडिया से पैसा जा रहा है और पैसा डॉलर की फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। तो आपका रुपी डेप्रिशिएट करेगा अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो सरप्लस में आएगा, ठीक है। और यही है रुपी विजावी डॉलर जो हमने डिस्कस करा है, वो ही आप चार्ट या प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दे सकते हो। अगर $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, तो इंक्रीज इन द डिमांड फॉर डॉलर मतलब बीओपी डेफिसिट होगा अगर, तो आपका डॉलर 75 हो जाएगा। अगर बीओपी डेफिसिट है ओवरऑल तो आपका डॉलर अगर बीओपी आपका डेफिसिट है तो नेट आउटफ्लो ज्यादा है आपके, तो आपका रुपी डेप्रिशिएट होगा और डेप्रिशिएट होकर 75 हो जाएगा। सिमिलरली रुपी हैज डेप्रिशिएटेड, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके डिक्रीज इन डिमांड फॉर डॉलर मतलब बीओपी सरप्लस है, अगर सरप्लस है तो इनफ्लो कैश का ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है तो डिक्रीज इन डिमांड फॉर डॉलर है, मतलब डॉलर की डिमांड कम हो रही है, रुपीस की बढ़ रही है। अगर इनफ्लो ज्यादा है, बीओपी सरप्लस है, तो आपकी करेंसी रुपी अप्रिशिएट करेगी। रुपी अप्रिशिएट होके 70 से 65 हो गया, ठीक है। रुपी हैज अप्रिशिएटेड। ऑलराइट, तो यही सारी सिचुएशन है, ठीक है। अभी तक आपको यह तो समझ आ गया कि जो एक्सचेंज रेट होता है रुपी का, रुपी विजावी डॉलर, ये एक्सचेंज रेट है, इसमें मूवमेंट कैसे होती है। अगर ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है तो अप्रिसिएशन, अगर डेफिसिट में है तो डेप्रिसिएशन, ठीक है। बट एक क्रूशियल फैक्टर एक्सचेंज रेट मूवमेंट में अभी तक मैंने आपको नहीं कराया। अभी तक बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से रेट डिसाइड हो रहा था ना, एक्सचेंज रेट, बट आपको पता है आरबीआई भी रोल प्ले करता है रुपी के एक्सचेंज रेट में। आरबीआई के भी कुछ एक्शंस की वजह से रुपी के जो रुपी वर्सेस डॉलर का एक्सचेंज रेट है उसमें चेंजेस आते हैं। अभी तक तो हमने सिंपल ये सोचा हुआ है ना कि मार्केट जैसे काम करे, डिमांड सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इन सारे मार्केट के फैक्टर्स की वजह से रुपी और डॉलर का रेट डिसाइड होता है। बट आरबीआई भी कुछ एक्शंस लेता है जिसकी वजह से रुपी का एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, रुपी विजावी डॉलर। और यहां पे हम सीखेंगे जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि हमने आरबीआई के फंक्शंस के दौरान करा था कि आरबीआई का एक और फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है वो हमने एक्सटर्नल सेक्टर में करना है, ये मैंने उस टाइम भी बोला था। तो अब वो समय आ गया है जब हम आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को हल्का सा समझेंगे, ठीक है। आरबीआई कैसे मैनिपुलेट करता है, ध्यान से सुनना अब ये स्टोरी, ये चीज कि आरबीआई ऑल्सो मैनिपुलेट्स एक्सचेंज रेट। अपार्ट फ्रॉम मार्केट फोर्सेस आरबीआई का भी रोल है। नाउ आपको पता है जब आपके कंट्री में आपकी करेंसी अप्रिशिएट करती है, ठीक है, तो उससे ना आपके जो कंट्री में इंपोर्टर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं उन्हें बहुत फायदा होता है, राइट। इंपोर्टर्स को फायदा क्यों होता है, सिंपल सी चीज है। पहले मान लो लेट्स सपोज पहले ना वो ये पेन मंगवा रहे थे, ठीक है, यही पेन
इंटरनेशनल इस पेन का प्राइस चल रहा था $1, ठीक है, और उस समय आपका एक्सचेंज रेट चल रहा था 70 रुपीज लेट्स सपोज। तो जितने भी ये लोग हैं जो ये पेन इंपोर्ट कर रहे थे, उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में तो $1 का मिल रहा था, तो उन्हें ना 70 रुपीज खर्च करने पड़ रहे थे इंपोर्टर्स को टू बाय दिस पेन फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, मान लो आपकी करेंसी अप्रिशिएट कर जाती है, अब $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, तो डोंट यू थिंक इस पेन के इंपोर्टर्स को फायदा हो जाएगा? पहले उन्हें 70 रुपीज खर्च करने पड़ रहे थे ये पेन खरीदने के लिए, अब 60 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे ये पेन खरीदने के लिए, यही पेन खरीदने के लिए, राइट? तो व्हेन योर करेंसी अप्रिशिएट्स, इंपोर्टर्स को फायदा होता है। अच्छा, इसका उल्टा भी ट्रू है, व्हेन योर करेंसी डेप्रिशिएट्स, मान लो आपकी करेंसी पहले 60 रुपीज की थी, तो पहले 60 रुपीज का ये पेन आप इंपोर्ट करते थे, अब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई 70 हो गई, तो अब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं टू बाय दिस पेन विच इज $1 वर्थ। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि इंपोर्टर्स की अगर मैं बात करूं ना, तो जब आपकी करेंसी अप्रिशिएट करती है तो इंपोर्टर्स को फायदा होता है, बट जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो इंपोर्टर्स को नुकसान होता है। मेक सेंस? ठीक है, चलो इंपोर्टर्स का तो हमें समझ आ गया। इंपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अप्रिसिएशन इज गुड, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी इज बैड। अब एक्सपोर्टर के हिसाब से भी देख लेते हैं। आपको पता है जब आपकी करेंसी अप्रिशिएट करती है ना, अप्रिशिएट, ठीक है, 70 से 60 होती है, तब इंपोर्टर्स को तो फायदा होता है, पर एक्सपोर्टर्स को नुकसान होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करती है, जब आपकी करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है, 60 से 70 होगी, 80 होगी, रुपी की वैल्यू कम होती जा रही है, जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करती है ना, तब एक्सपोर्टर्स बहुत खुश होते हैं। इंपोर्टर्स तो दुखी होंगे, पर एक्सपोर्टर्स बहुत खुश होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसके उल्टा है इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर का। जब करेंसी डेप्रिशिएट करे एक्सपोर्टर्स के लिए फायदा, जब करेंसी अप्रिशिएट करे, रुपी की वैल्यू बढ़ रही है, तब एक्सपोर्टर्स को नुकसान है। अब इंपोर्टर्स का तो आपको समझ आ जाएगा, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्सपोर्टर्स का समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, तो ध्यान से सुनना। देखो, लेट्स सपोज मैं एक्सपोर्टर हूं इस पेन का, ठीक है। अब क्या होता है, इंडिया में ना ये पेन बिकता है 100 रुपीज का, ठीक है, और मान लो एक्सचेंज रेट अभी डॉलर का चल रहा है, $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, मान लो ये एक्सचेंज रेट चल रहा है, ठीक है, और इंडिया में मैं ये पेन बेचता हूं 100 रुपीज का। अगर इंडिया में मैं ये पेन 100 रुपीज का बेचता हूं और $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, तो ग्लोबल मार्केट में इस पेन का प्राइस मैं क्या रखूंगा, $2, राइट? $2 का बेचूंगा, अगर $2 का बेचूंगा तभी तो 100 रुपीज आएंगे। मेक सेंस, राइट और नो? ध्यान से देखो, अगर मैं $1 का $2 का बेचूंगा, है ना, तभी तो 100 रुपीज आएंगे। $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज है, और $2 इज इक्वल टू 100 रुपीज, तो मैं $2 का बाहर बेचूंगा। बनती है बात? ठीक है, चलो अब सिचुएशन ले लेते हैं कि आपका रुपी ना डेप्रिशिएट कर गया है। अब मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज, ठीक है। जैसे ही आपका रुपी डेप्रिशिएट करा, अब मैं एक एक्सपोर्टर हूं, मुझे तो 100 रुपए चाहिए, इंडिया से मुझे 100 रुपए मिल जाते हैं, मैं बाहर से भी 100 रुपए लेना चाहता हूं, पर अगर बाहर से मुझे 100 रुपए कमाने हैं तो मैं इंटरनेशनल डॉलर्स में इसका प्राइस क्या रखूंगा? अब मैं डॉलर्स में इसका प्राइस $1 रखूंगा। पर मुझे फायदा क्या हुआ, पहले मैं $2 का ये पेन बेच रहा था, आज उतना ही पैसा कमाने के लिए, 100 रुपीज कमाने के लिए मुझे $1 का बेचना पड़ेगा, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट कर गया। डोंट यू थिंक मुझे फायदा हो गया? फायदा कैसे हो गया? $2 का जब मैं पेन बेच रहा था ना, तो बहुत सारे इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए ये पेन महंगा था, है ना, डिमांड इसकी कम होगी क्योंकि प्राइस ज्यादा है। बट अब रुपी डेप्रिशिएट होने की वजह से मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस पेन का प्राइस कम कर दूं। और जैसा कि आप जानते हो, डिमांड एंड प्राइस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जैसे ही मैं इस पेन का प्राइस $1 कर दूंगा, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो गया, मेरे ये पेन ज्यादा बिकेंगे, और मेरे ये पेन जब ज्यादा बिकेंगे मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, है ना? मेक सेंस? इंटरनेशनली तो आप कह सकते हो कि $1 ही कमा रहा है, बट रुपीज में मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, क्योंकि 100 रुपीज का ही पेन बेच रहा हूं मैं, इंडिया में भी और बाहर भी,
ठीक है, बस बाहर मुझे डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, बट बिकॉज रुपी डेप्रिशिएट हो गया, बाहर इस मेरे प्रोडक्ट्स का प्राइस कम हो जाएगा, और जैसे ही बाहर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा, अब मैं ज्यादा बेच पाऊंगा, एक्सपोर्टर को फायदा हो गया बिकॉज रुपी डेप्रिशिएट कर गया। सिमिलरली इसके उल्टा कर लेते हैं, रुपी एप्रिशिएट कर गया और अब आपका $1 हो गया 25 रुपए का, 25 रुपीज का, ठीक है। अब आपका अगर $1 रुपी एप्रिशिएट कर गया, $1 अगर आपका 25 रुपीज का है, अगर आपको 100 रुपीज ही अगर आपको 100 रुपीज ही कमाने हैं इस पेन के, और अब $1 इज इक्वल टू 25, 100 रुपीज ही आपने कमाने हैं, तो बाहर की मार्केट में प्राइस क्या रखोगे आप? $4 का। अब बाहर के कस्टमर्स के लिए तो पेन बहुत महंगा हो गया, आपको तो 100 रुपीज चाहिए कवर करने के लिए, 100 रुपीज के लिए आपको बाहर $4 का बेचना पड़ेगा, पर कस्टमर्स के लिए महंगा हो गया, कस्टमर्स कम खरीदना शुरू कर देंगे। तो जब आपका रुपी अप्रिशिएट करता है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाती है क्योंकि प्राइस बढ़ जाता है, और जब आपका रुपी डेप्रिशिएट करता है, तो एक्सपोर्टर के प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि उसका प्राइस कम हो जाता है। मेक सेंस? तो कैन आई सिंपली से कि जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो इंपोर्टर बेचारे नुकसान खाते हैं और एक्सपोर्टर को फायदा होता है, राइट? सिमिलरली आपकी करेंसी जब अप्रिशिएट करती है तो आपके इंपोर्टर को तो फायदा हो जाता है, सस्ते मिल रहे हैं बाहर से, पर आपका एक्सपोर्टर नुकसान खाता है। नाउ यू नो, क्लियर? नाउ आरबीआई ना चाहता है कि इंडिया में इंपोर्टर्स भी बचे रहें, एक्सपोर्टर भी बचे रहें, ठीक है। इंडिया में अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस आ जाता है, बहुत ज्यादा सरप्लस आ जाता है, ठीक है, तो इंडिया में रुपी अप्रिशिएट करेगा तो इन्हें तो फायदा हो जाएगा, इन्हें नुकसान हो जाएगा, ठीक है। प्लस सिमिलरली अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की टेरिटरी में आ जाता है तो क्या होगा? आपका रुपी डेप्रिशिएट करेगा, इन्हें नुकसान हो जाएगा, इन्हें फायदा हो जाएगा। ना आरबीआई सबका है, ना इंपोर्टर का है ना एक्सपोर्टर का है, सबके लिए काम करता है, ठीक है। इंपोर्टर्स को भी फायदा देना चाहता है आरबीआई इंडिया में, एक्सपोर्टर को भी देना चाहता है, किसी को एक को फेवर थोड़ी कर रहा है। तो इसीलिए आरबीआई चाहता है कि आपकी जो करेंसी है ना वो स्टेबल रहे, ना जरूरत से ज्यादा डेप्रिशिएट करे क्योंकि उससे इंपोर्टर को नुकसान है, ना जरूरत से ज्यादा अप्रिशिएट करे क्योंकि उससे एक्सपोर्टर को नुकसान है, स्टेबल रहे। ना स्टेबल आरबीआई के कंट्रोल में कैसे है करना? ये तो मार्केट के हिसाब से डिसाइड होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में मूवमेंट के हिसाब से आपकी करेंसी ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। करेंसी को स्टेबल रखना आरबीआई के हाथ में कैसे है? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आरबीआई के हाथ में काफी कंट्रोल है करेंसी को स्टेबल रखना। अब आरबीआई ये करता कैसे है, ध्यान से सुनना। मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुपर लेवल का सरप्लस आ गया। अब आरबीआई जानता है अगर सुपर लेवल का सरप्लस आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट में, दैट मींस आपकी करेंसी अप्रिशिएट करेगी, राइट? और अगर अप्रिशिएट करेगी आपकी करेंसी तो आपके एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा। तो आरबीआई नहीं चाहता एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो, क्योंकि अगर एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा इंडिया के एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, और एक्सपोर्ट्स जब गिरते हैं तो इंडिया की जीडीपी गिर जाती है, राइट? तो इसीलिए आरबीआई नहीं चाहता कि करेंसी आपकी जरूरत से ज्यादा अप्रिशिएट हो जाए और एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो। तो अब आरबीआई क्या करेगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है अगर, इसका मतलब डिमांड फॉर डॉलर गिरी हुई है और डिमांड फॉर रुपी हाई है, तभी तो आपका रुपी अप्रिशिएट करता है। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस है तो रुपी अप्रिशिएट करता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि डिमांड फॉर डॉलर ज्यादा है, पैसा आ रहा है ना आपकी कंट्री में, सॉरी, डिमांड फॉर रुपी ज्यादा है, पैसा आ रहा है ना आपकी कंट्री में, तो आपकी कंट्री में डॉलर ज्यादा आ रहे हैं, आप फॉरेक्स में जाते हो और डॉलर देते हो, रुपी ज्यादा लेते हो, राइट? तो आपके कंट्री में क्या हो रखा है? बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, रुपी की डिमांड ज्यादा है, डॉलर की डिमांड कम है, ठीक है। इसी वजह से डॉलर का प्राइस कम होता जा रहा है, यानी कि रुपी अप्रिशिएट करता जा रहा है। यस, नाउ आरबीआई चाहता है कि रुपी अप्रिशिएट ना हो, आरबीआई स्टेबल रखना चाहता है। तो आरबीआई पता क्या करता है? आरबीआई फॉरेक्स मार्केट में जाता है और डॉलर खरीदने शुरू कर देता है। अब आरबीआई अगर डॉलर खरीदने शुरू कर देगा तो डॉलर की डिमांड जो गिरी हुई थी वापस बढ़ने लग जाएगी। आरबीआई ने आर्टिफिशियली डिमांड बढ़ा दी ना। बैलेंस ऑफ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में आया, दैट मींस आपके फॉरेक्स मार्केट में
डॉलर की डिमांड कम है, रुपी की ज्यादा है, तभी आपका रुपी अप्रिशिएट करता जा रहा है बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। अब उस वजह से उस चीज को रोकने के लिए आरबीआई क्या करेगा, ये जो गिरी हुई डॉलर की डिमांड है बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, आरबीआई इस गिरी हुई डॉलर की डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेगा बाय बाइंग मोर डॉलर्स। ठीक है, तो जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है ना, आरबीआई बाइज डॉलर्स। और बाय क्यों कर रहा है, ताकि आपकी करेंसी अप्रिशिएट ना हो जाए जरूरत से ज्यादा, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को नुकसान है। अब आरबीआई जब डॉलर बाय करने शुरू करेगा तो आरबीआई के पास जो डॉलर्स का पड़ा हुआ है, फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है, फॉरेन करेंसी का रिजर्व पड़ा हुआ है, वो बढ़ जाएगा। आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े हैं, वो बढ़ जाएगा क्योंकि आरबीआई ने डॉलर बाय कर लिए और अपने रिजर्व्स में ऐड कर दिए। राइट? सिमिलरली अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट चल रहा है, अब डेफिसिट चल रहा है तो उस केस में उल्टा है, डॉलर की डिमांड ज्यादा है, रुपी की डिमांड कम है, डेफिसिट है। उस केस में क्या होगा, आपका रुपी डेप्रिशिएट करना शुरू कर देगा। जब आपका रुपी डेप्रिशिएट करना शुरू कर देगा तो इंपोर्टेड गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा इंडिया में, तेल महंगा हो जाएगा, क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल अगर करना है तो इंपोर्टेड गुड्स का प्राइस कम करना पड़ेगा। और इंपोर्टेड गुड्स का प्राइस आप कैसे कम कर सकते हो, ये जो रुपी डेप्रिशिएट हुआ है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गया था, इस डेप्रिसिएशन को रोक सकते हो। अब इस डेप्रिसिएशन को रोकोगे कैसे, डेप्रिसिएशन का कारण क्या था कि डॉलर की डिमांड ज्यादा थी। ठीक है, तो डॉलर की अगर आप डिमांड कम कर दोगे तो रुपी में डेप्रिसिएशन रोक दोगे। डॉलर की डिमांड आप कैसे कम करोगे, आरबीआई सेल्स डॉलर्स। आरबीआई के पास जो एक्स्ट्रा डॉलर्स पड़े हुए हैं फॉरेक्स रिजर्व में, उसके आरबीआई उसे बेचना शुरू कर देगा। तो जो डॉलर की डिमांड बढ़ी हुई थी, अब सप्लाई बढ़ा दोगे आप डॉलर की, तो डॉलर की डिमांड जो बढ़ी हुई थी उसे आप कम कर दोगे बाय इंक्रीजिंग सप्लाई। सप्लाई बढ़ा दी आपने बेच के, डॉलर की डिमांड कम कर दी, तो उससे आपकी जो डेप्रिसिएशन हो रही थी वो रुक जाएगी। तो इस केस में आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम हो जाएगा। यस, तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है तो आरबीआई के पास जो डॉलर का रिजर्व है, फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो बढ़ेगा। और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है तो आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो गिरना शुरू हो जाएगा। और आरबीआई ये जो ट्रांजैक्शंस कर रहा है ये किस लिए कर रहा है, ताकि रुपी स्टेबल रहे। राइट, मेक सेंस? तो कहना है बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस की टेरिटरी में हो ये डिजायरेबल है। क्यों? क्योंकि आरबीआई उस केस में डॉलर बाय करने शुरू कर देगा और आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ना शुरू हो जाएगा। राइट, डेफिसिट बुरा है बिकॉज आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व कम होना शुरू हो जाएगा। खैर, ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि रुपी और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट होता है उसमें मार्केट फोर्सेस भी होती हैं, पर आरबीआई के ये एक्शंस भी होते हैं। और आरबीआई के इन एक्शंस को हम पता क्या कहते हैं, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। ये आरबीआई की ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस हैं जो रुपी को स्टेबल रखने में हेल्प करती हैं। सरप्लस आया बाय कर लो, डेफिसिट आया सेल कर दो। ठीक है, दीज आर नोन एज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस आर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट्स बाय आरबीआई टू स्टेबलाइज योर कंट्रीज करेंसी, रुपी या टू स्टेबलाइज रुपी। ठीक है, तो आरबीआई ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन करता है। तो एक तरह से जो आपका एक्सचेंज रेट है उस पे 3 फैक्टर्स काम कर रहे हैं, या 2 फैक्टर्स। एक तो मार्केट हो गया, ठीक है, और मार्केट में भी हम 2 पार्ट में कर लेंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और दूसरा ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। अब ध्यान से सुनना इस चीज को, आपका जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना उसे आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। नंबर 1 करंट अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। ये जो आरबीआई की ट्रांजैक्शंस हैं ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में नोट डाउन होती हैं। ठीक है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक और कॉलम या रो होती है जिसे हम कहते हैं एरर्स एंड ओमिशंस। ये एरर वगैरह कैलकुलेशन में जो होता है उनको अकाउंट फॉर करने के लिए एरर्स एंड ओमिशंस। तो दीज आर द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसे याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, नेम द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन और एरर्स एंड ओमिशन। अब एक और चीज याद रखना, ये जो करंट और कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस है ना, इन्हें हम कहते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस।
क्योंकि ये अपने आप हो रही है, लोग ना अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, ठीक है। करंट और कैपिटल अकाउंट को हम कहते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। जो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन है ना, इसे हम कहते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। अकोमोडेट क्यों? आरबीआई ये ट्रांजैक्शंस ना करे। आरबीआई ये ट्रांजैक्शंस इसलिए करता है ताकि रुपी की मूवमेंट को अकोमोडेट किया जा सके। अकोमोडेट इन अ सेंस कि रुपी की मूवमेंट को स्टेबलाइज किया जा सके। तो ये ट्रांजैक्शंस का पर्पस है स्टेबलाइजेशन ऑफ रुपी। तो ये अकोमोडेट करने के लिए है। ये ऑटोनॉमस है, ये अपने लॉजिक के हिसाब से हो रही है। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस आर नोन एज अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शंस, ठीक है। एक और नाम है करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, यानी कि ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं अबव द लाइन आइटम्स। अबव द लाइन आइटम्स। और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस यानी कि ओआरटी को हम कहते हैं बिलो द लाइन आइटम्स, ठीक है। बस दैट्स इट, मेक सेंस, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, अगेन ये होता है आपका बीओपी। बीओपी में सरप्लस तो आपका फॉरेक्स बढ़ेगा, आरबीआई का नेगेटिव तो आपका फॉरेक्स कम होगा। अब समझ आया आरबीआई को क्यों कहते हैं कि आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करता है। आरबीआई फॉरेन करेंसी एसेट्स को मैनेज करता है थ्रू ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन और अपने पास रखता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, फॉरेक्स रिजर्व। ऑलराइट, यही चीज यहां पे आपको आपके नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। आपका जो बीओपी है 4 पार्ट्स हैं। करंट और कैपिटल अकाउंट को ऑटोनॉमस कहते हैं, ओआरटी को अकोमोडेटिंग, इन दोनों को हम ओवर द लाइन, अबव द लाइन या ओवर द लाइन आइटम्स कहते हैं, और ओआरटी को हम बिलो द लाइन आइटम्स कहते हैं। अच्छा, एक और चीज, आरबीआई के पास जो फॉरेन करेंसी एसेट्स का रिजर्व पड़ा हुआ ना, जिसे हम आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, उसमें 4 चीजें होती हैं। आरबीआई के पास जो गोल्ड पड़ा है वो फॉरेक्स रिजर्व है। आरबीआई के पास जो डॉलर्स, पाउंड, यूरो, जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, वो पार्ट होता है। और 2 और चीजें हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और रिजर्व ट्रांसपोजिशन। रिजर्व ट्रांसपोजिशन पे इस बारी क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में इस साल के। तो आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व होगा ना, या जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, उसके 4 पार्ट्स हैं, वो 4 चीजों का बना होता है। गोल्ड, फॉरेन करेंसी एसेट्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड रिजर्व ट्रांसपोजिशन। क्लियर, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। इट कैन बी, और ये मैं इतना इसलिए रख रहा हूं बिकॉज इट कैन बी टू मच इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइज इन जस्ट वन गो, इन जस्ट वन लेक्चर। तो इसलिए आई वुड वांट यू गाइज टू अब्सॉर्ब द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। क्लियर। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। कल के लेक्चर में इसी पोर्शन को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। Alright, so that's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff and part 2 of external sector. Okay? Hi. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।